हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। और एनसीईआरटी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 6 के अगले चैप्टर की ओर मूव करने वाले हैं। क्लास 6 का अगला चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। आज का क्लास 6 का जो अगला चैप्टर है वो है दोस्त मेरे सजीव विशेषताएं और क्या आवास। आज का चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। कल बच्चों ने कहा था सर बैकग्राउंड बदल दो। चलो चलते हैं पहले लाइन पर। ये चैप्टर है सजीव। ये क्लास 6 का चैप्टर है दोस्त मेरे। हम बार बार कहते हैं, अभी लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। कहते हैं सजीव विशेषताएं और आवास, किसी स्थान का परिवेश जिसमें जिसमें पौधे जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं और उनका आवास कहलाता है। जहां पर कोई जीव रहता है ये उनका आवास कहलाता है। इसमें कहीं कुछ नहीं है जो आपको परेशान करेगा। जो जीव जहां रहता है उसका आवास कहलाता है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे आप भालू को देख लीजिए, भालू ठंडे प्रदेश में रहता है। भालू कहां रहता है दोस्त मेरे? ठंडे प्रदेश में रहता है। हम लोग तो हर जगह रह लेते हैं, लेकिन आप देखिए भालू कहां रहता है? ठंडे प्रदेश में रहता है। मछली कहां रहता है? पानी में। तो ये जो किसी निश्चित एनवायरमेंट में किसी का रहना, यह अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त मेरे? अनुकूलन कहलाता है। कहता है पौधे और जीव के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीवों का अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या जरूरी है? कहेंगे प्रजनन जरूरी है। क्या जरूरी है दोस्त मेरे? प्रजनन जरूरी है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः स्थलीय यानी जमीन पर, जलीय यानी जल में वर्गीकृत किया जाता है। उभयचर होगा वो जल स्थल दोनों में होगा। जो जल में होगा जलीय, जो स्थल में होगा स्थलीय। चलो इस पर टाइम ना देते हुए जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक। बाप रे, ये तो एकदम महाभिव्याय, एकदम महाभिव्याय। ध्यान से देखना, एकदम आराम से देखिएगा दोस्त मेरे क्या मामला है। कहते हैं एक होता है घटक, दो प्रकार के होते हैं। घटक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव घटक, एक होता है जैव घटक और दूसरा होता है दोस्त मेरे अजैव घटक। ध्यान से देखना, एक होता है जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जैव घटक एकदम सिंपल है, जिसमें जान हो। जिस क्वेश्चन पूछता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जिसमें जान हो वो जैव, आज जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो उसे अजैव घटक कहते हैं। जिसमें जान हो जैव घटक और जिसमें जान ना हो अजैव घटक कहलाता है। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एक एग्जाम्पल में गाय हो गया, भैंस हो गया। आप कहिएगा सर ये तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसमें बालू हो गया, मिट्टी हो गया। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र किससे बना है? तो लड़का यहां कंफ्यूज कर जाता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको। घटक दो प्रकार के हो गए, क्वेश्चन पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र बना है। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र बना है। पारिस्थितिकी तंत्र बना है। तंत्र बना है। तंत्र बना है किससे? एक होगा जैव घटक से और दूसरा होगा अजैव घटक से। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जैव घटक की अजैव घटक। और तीसरा भी हड़बड़ाइए नहीं, तीसरा भी दे रहे हैं, एक एंड दो बोथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं कि बताइए पारिस्थितिकी तंत्र कहां से बनता है? जैव घटक से, अजैव घटक से कि दोनों से? तो कहेंगे दोनों से। जकरा में जान है और जकरा में जान नहीं है, दोनों से हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। पारिस्थितिक घटक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक जैव घटक एक अजैव घटक। जैव घटक जिसमें जान हो, जैव घटक जिसमें जान हो, अजैव घटक जिसमें जान ना हो। गाय भैंस सब जैव घटक है, बालू मिट्टी अजैव घटक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेगा। एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय का क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, इसी में दे देगा जैव जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय जो सड़ता हो, जो
सड़ता हो उसे जैव निम्नीकरणीय है, और जो सड़ता ना हो, जो सड़ता ना हो, जो सड़ता ना हो उसे अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय जो सड़ता हो, अजैव निम्नीकरणीय जो सड़ता ना हो। हेलो, जो सड़ता हो जैव निम्नीकरणीय, जैसे ले लो जो सड़ता ना हो। एक एग्जांपल दोस्त मेरे, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। एक एग्जांपल में आओगे तो एक एग्जांपल ह्यूमस हो गया, ह्यूमस हो गया, ह्यूमस हो गया, ये इसका एग्जांपल है। ह्यूमस हो गया, ये इसका एग्जांपल है। जैव निम्नीकरणीय जो सड़ जाए, निम्नीकृत हो जाए, बायोडिग्रेडेबल, अगर इंग्लिश में कहोगे इसको हम लोग कहते हैं बायो, खूब क्वेश्चन पूछता है, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, इसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड हो जाए, जो सड़ जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं सड़े, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक सड़ेगा क्या? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन था कि कचरा निपटान की सबसे खतरनाक विधि, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कचरा निपटान की सबसे खतरनाक, कचरा निपटान की सबसे खतरनाक विधि, सबसे खतरनाक विधि, कचरा निपटान की खतरनाक विधि क्या है? जल्दी बताओ। एक ऑप्शन है भस्मीकरण, भस्मीकरण मतलब जलाना। एक ऑप्शन है भस्मीकरण, कचरा निपटान की सबसे खतरनाक विधि। एक ऑप्शन है भस्मीकरण, और दोस्त मेरे दूसरा ऑप्शन है रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, पुनः चक्रीकरण। इन्हें समझना कि हमको इंग्लिश हिंदी नहीं आता है। पुनः चक्रीकरण। अब बताओ आंसर क्या होगा? सबसे खतरनाक विधि क्या है? रिसाइकिल करना या भस्म कर देना, आग लगा देना? तो दोस्त मेरे कहेंगे भस्म कर देना, दैट इज आग लगा देना, क्योंकि जब आग लगाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और वो क्या है, कहते हैं अस्थायी गैस है, और ये रक्त के हीमोग्लोबिन में तेजी से घुल जाता है, जिसके कारण आदमी मर तक सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, कम रहेगा ऑक्सीजन, अनुपस्थिति नहीं कम रहेगा, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। आजा 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 इधर। कहते हैं देखो, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, देखो एकरा में भी जान है, एकरा में भी जान है, एकरा में भी जान है, संयुक्त रूप से जैव घटक है। जेकरा में ये तीनों में जान है, ये सब जैव घटक है। फिर आ जाओ इधर, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक है। दोनों मिल जाएगा तब बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। एक होता है जैव निम्नीकरणीय जो सड़ जाए, जैव अनिम्नीकरणीय जो ना सड़े। जैव निम्नीकरणीय जो सड़ जाए और जैव अनिम्नीकरणीय जो ना सड़े। आ जाओ अगले पर। देखो, जैव घटक किसको कहते हैं? जैव घटक कहते हैं दोस्त मेरे, किसी आवास में पाए जाने वाले, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं, और किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुओं को अजैव घटक कहते हैं। देख लो एकदम उदाहरण में, पौधा और जंतु जैव घटक है, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, जल और वायु अजैव घटक है। जेकरा में जान होगा जैव घटक, जेकरा में जान नहीं होगा अजैव घटक। आ जाओ इधर, सजीव वस्तुएं, सजीव मतलब जेकरा में जान हो। क्लास 6 में है हम लोग, क्लास 6 के मिडिल में है हम लोग, एक से कल तक हमको लगता है खत्म हो जाएगा। कहता है सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया एवं प्रजनन, अनुक्रिया, प्रजनन और वृद्धि एवं गति करते हैं। अनुक्रिया भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। आ जाओ अगले चैप्टर में चलते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, क्या नाम है इस चैप्टर का? जल्दी से बता दो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? गति एवं दूरी का मापन। देखो क्या कहलाता है गति और दूरी। पहले जो है पैर से नापता था, मिस्र में हाथ से नापता था, और अब देखो ये जो मापन जो है, मापन की अगर हम बात करें, मापन पहले होता था, मापन की अगर बात करोगे तो पहले पैर से होता था, फिर हाथ से होने लगा, और फिर जो है अलग अलग पद्धतियां आई। अलग अलग पद्धतियों में सीजीएस पद्धति आई,
फिर एफपीएस पद्धति आई और फिर एमकेएस पद्धति आई, एमकेएस पद्धति आई और ये सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये तीनों को मिला के और फाइनली एसआई पद्धति आई 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ। देखो क्या हुआ, पहले ये जो हाथ से नापने की प्रक्रिया थी, अभी भी देखिएगा गांव घर में हम लोग क्या करते हैं, हाथ से नाप देते हैं, 3 हाथ जमीन, 5 हाथ जमीन, 8 हाथ जमीन। तो पहले तो मापन पैर से होता था, फिर हाथ से, मिस्र वगैरह में होता था। फिर सीजीएस पद्धति आई, सीजीएस पद्धति, एफपीएस और एमकेएस। एमकेएस की अगर हम बात करें, एसआई पद्धति, एमकेएस से ही निकल के आया एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहां पर, पेरिस में ये आया था दोस्त मेरे। अब ध्यान से देखना, कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के विभिन्न साधनों का उपयोग किया के लिए परिवहन किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम लोग जाते हैं उसके लिए हम लोग परिवहन का उपयोग करते हैं, ये मेनली लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। कोई, किसी का हाथ बड़ा था, किसी का हाथ छोटा था, किसी का पैर बड़ा था, किसी का पैर छोटा था, तो दिक्कत होता था। मेरे हाथ से एक हाथ होगा इतना इतना, किसी और के हाथ से एक हाथ होगा इतना, तो उलझने पैदा होती थी। इसी सब उलझन को खत्म करने के लिए एसआई पद्धति का जन्म हुआ। अभी क्लास 6 में है बाबू, क्लास 10th तक का सफर तय करना है और जो अनइंपॉर्टेंट होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग प्रॉपर टाइम में पढ़ सकें। अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति को जन्म दिया, उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। इसका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या नाम है दोस्त मेरे, इसका नाम ही है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति। आप पूरे विश्व में कहीं भी जाइएगा तो यही चलता है, एसआई पद्धति ही चलता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल चलता है। यानी पहले कोई हाथ से नापता था, पैर से, अब नापता है लोग एसआई पद्धति में। किसमें नापता है दोस्त मेरे, एसआई पद्धति में। एक होता है वर्तुल गति, देखो ये वर्तुल गति है। वर्तुल गति मतलब एक्चुअली रफली अगर आप कहिए तो वृत्तीय गति, ये वर्तुल गति है। कभी कभी दे देता है सर्कुलर मोशन और नहीं देता है तो दे देता है वर्तुल गति। अब लड़का कहता है सर ये वर्तुल गति कहां से आ गया, ये वर्तुल गति कहां से आ गया। कहता है वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर 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 इसको आप कहिएगा ये सूर्य है और ये ऐसा गति कर रहा है, तो ये वर्तुल गति नहीं है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा था, ये वर्तुल गति नहीं है। और इसकी अगर बात करोगे तो ये वर्तुल गति है, क्योंकि किसी निश्चित बिंदु से हर जगह दूरी समान है। कहता है वर्तुल गति में कोई वस्तु, ये एनसीईआरटी में मिला दोस्त, इस बार एग्जाम में जब पूछा तो मिला एनसीईआरटी में, कहीं उसेंट फुसेंट कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं वर्तुल गति में कोई, हम अपने किताब में इस बार ऐड किए हैं, वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान। देखो ये नियत बिंदु है, यहां से हर जगह दूरी समान होगा, इसे हम लोग वर्तुल गति कहते हैं। इसको वर्तुल गति नहीं कहेंगे। कहेगा सूर्य के चारों तरफ ग्रह की गति कौन गति है, कहेंगे वर्तुल गति नहीं है। कौन गति है दोस्त मेरे, वर्तुल गति नहीं है। वर्तुल गति वह गति है जिसमें एक निश्चित बिंदु से हर जगह की दूरी समान होगी। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, जैसे ये वाली गति ले लो, ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, और ऐसी गति को पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति कहते हैं। हमने कहा वर्तुल गति क्या है, वर्तुल गति है अगर किसी निश्चित बिंदु से हर जगह दूरी समान हो, इसे हम लोग वर्तुल गति कहते हैं। और इधर उधर की जो गति है उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। इधर उधर की जो गति है उसे हम लोग कौन गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब आ जाओ अगले चैप्टर में चले आए हम लोग। इसमें बेसिक में आपको सिर्फ ये सुनना है इसमें कि वर्तुल गति क्या है। इधर उधर की गति आवर्ती गति है, इसका क्वेश्चन दे देगा, कथन निष्कर्ष में गड़बड़ा जाओगे, लेकिन आगे की कक्षा में इसको और पढ़ना आएंगे अच्छे से, कहीं नहीं गड़बड़ाओगे।
वर्तुल गति है किसी निश्चित बिंदु से, अगर उस पूरे सरकमफ्रेंस की दूरी समान हो तो उसे हम लोग कौन गति, वर्तुल गति कहेंगे। अब ऐसे ऐसे करेगा तो इसको आवर्ती गति कहेंगे। अगला चैप्टर है प्रकाश की छाया एवं परावर्तन। चलो इससे पहले एक सवाल का जवाब दो हमको कि छाया किसका बनता है, छाया किसका बनता है। एक ऑप्शन है आपका पारदर्शी का, पारदर्शी का, छाया के बारे में पहले जान लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी का, अपारदर्शी का। एक ऑप्शन है पारदर्शी का और एक ऑप्शन है अपारदर्शी का। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा। कांच शीशा इस पार से उस पार अगर प्रकाश जा रहा है छाया नहीं बनेगा, छाया जब भी बनेगा अपारदर्शी का बनेगा, जब भी बनना है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, अगर सूर्य नीचे है तो छाया एक ऑप्शन लंबी होगी, दूसरा ऑप्शन छोटी होगी। बताओ जल्दी से। सूर्य अगर क्षितिज के निकट है, आप सुबह शाम कभी अपने छाया को एनालाइज किए हैं, बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो छाया जब भी बनेगा अपारदर्शी वस्तु का छाया बनेगा, पारदर्शी हाथ का छाया बनेगा लेकिन कांच का छाया नहीं बनेगा, अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है। तो कहता है छाया किसका बनता है, तो छाया कहेंगे अपारदर्शी का। सूर्य नीचे रहेगा तो छाया लंबी होगी। आप देखिएगा सुबह और शाम के समय आपकी छाया लंबी होती है, दोपहर के समय सूर्य ऊपर होता है तो आपकी छाया जो होती है वो कम होती है। आपकी छाया जो होती है दोस्त मेरे वो क्या होती है, कम होती है। आपकी छाया क्या होती है दोस्त मेरे, कम हो जाती है। जल्दी से लिख लो इसको। आजा 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 आजा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं देखो ये तो समझ गया कि सूर्य जब नीचे होता है तो छाया लंबी होती है, सूर्य जब ऊपर होता है छाया छोटी होती है। छाया किसका बना होता है, अपारदर्शी वस्तु का, पारदर्शी का छाया नहीं बनता है। चलो अब इसमें प्रकाश की छाया और परावर्तन की बात करते हैं। देखो हम आपको कैसे देख पाते हैं, हमारे शरीर पर प्रकाश आई टकरा कर आपकी आंखों तक जाएगी तो आप हमको देख लीजिएगा। हमको आपको देखना है तो आप पर प्रकाश पड़ेगा, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, आप पर प्रकाश पड़ेगा, टकरा कर हम तक पहुंचेगा, हम आपको देख लेंगे। अब कहता है अपारदर्शी वस्तुएं, कौन वस्तु दोस्त मेरे, देखो हम तीन प्रकार का वस्तु आपको पढ़ाए थे। एक था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट बोले तो अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, और ओपैक बोले तो अपारदर्शी, अपारदर्शी। पढ़ाए थे हम आपको पीछे की कक्षा में। हम अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे 7th 8th 9th में हम कहेंगे पीछे की कक्षा में पढ़ाए थे। दोस्त मेरे ये पल बीत जाएगा किसी का पढ़ के किसी का बिना पढ़े। कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं, ये अपारदर्शी वस्तु है जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है। एकदम देख लो, अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से जाने नहीं देता, अर्ध पारदर्शी होगा थोड़ा थोड़ा जाने देगा। इसी का एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, और पारदर्शी है आर पार चला जाएगा। देखो यही तीनों चीजें हैं, इसका इंग्लिश खाली याद रखना। अर्ध पारदर्शी का ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती, एकदम नहीं जाने देगा। देख लो अपारदर्शी वस्तु, आप पूछ देगा ना तो चला इसी का क्वेश्चन आता है सीधा। ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश पूर्णतः पार करे, आंशिक रूप से पार करे, नहीं पार करे। तो ट्रांसलूसेंट नहीं पार करे, उस टाइम में क्वेश्चन बड़ा भारी लगेगा, लेकिन चूंकि आप पढ़ लेते हैं तो चीजें आसान होती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है, बहुत बढ़िया। पारदर्शी वस्तु है, ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश को अपने में से जाने देगा। तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। देखो ये पारदर्शी है तो उस साइड जो वस्तु कार है उसको हम देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी है, थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ओपैक अपारदर्शी है, देखो एक को रत्ती ने देख पाते हैं।
ये ओपैक पैक है, ये अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी है। देखो हम एकदम देख ही नहीं पा रहे हैं उस पार रखी वस्तु को, लकड़ी के उस पार कुछ रख दोगे देख पाएगा क्या? ये ट्रांसलूसेंट, सबसे ज्यादा दोस्त मेरे इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। अगला कहता है पारभासी। देखो ये पारभासी जो है इसी को हम लोग कहते हैं, अभी देखो ना अर्ध पारदर्शी पढ़ रहे थे ना हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट। वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग, इसी को कहते हैं अर्ध पारदर्शी। अर्ध, ये देखो यही शब्द दे देगा ना तो फंस जाओगे, तुमको लगेगा अरे कितना आसान है, कंपटीशन तो फंसाने का ही नाम है। कहते हैं पारभासी भी कहते हैं इसको, अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। ध्यान से देख लो, पारभासी भी कहते हैं और इसी को अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, कहते हैं पारभासी। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, यानी ट्रांसलूसेंट का दूसरा नाम अर्ध पारदर्शी भी है और पारभासी भी है, कुछ भाग ही अपने में से जाने देता है। ये दिसवान, दिसवान कुछ भाग ही जाने देता है, पूरा का पूरा जाएगा तो ये हो जाएगा अपारदर्शी, सॉरी पारदर्शी। कुछ नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा पैक, अपारदर्शी। अगला देखो, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, हाँ अभी तुरंत बताए थे, देखो ये हाथ है हमारा, ये प्रकाश है, ये लाइट है, इसके पथ में ये अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा, छाया बन जाएगा। और लाइट जितना नीचे रहेगा छाया उतनी लंबी बनेगी, और लाइट जितना ऊपर रहेगा छाया उतनी छोटी बनेगी। जैसे कैसे होता है दोपहर में, दोपहर में सूर्य क्षैतिज में होता है तो हमारी छाया, सॉरी सुबह में तो हमारी छाया लंबी होती है, सुबह दोपहर में हमारी छाया क्या होती है, छोटी हो जाती है। दोपहर में सूर्य हमारे ऊपर होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि शैडो जो बनता है वो पारदर्शी का नहीं बनता है, अपारदर्शी का बनता है, अपारदर्शी का बनता है। और अर्ध पारदर्शी को ही पारभासी कहते हैं, उसी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या कहता है अगला, कहता है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। बड़ा झोल है चला एकरा में, ये बड़ा मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। अगर तुमको कह दे कि प्रकाश, प्रकाश कैसा तरंग है, कैसा तरंग है बाबू, तो कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है सोना, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है, ऐसा, और इसका कितना कोण होता है, 90 डिग्री। और दोस्त मेरे प्रकाश सरल रेखा में कहेगा कैसे गमन करता है, कैसे गमन करता है, कैसे गमन करता है, तो यहां ऑप्शन सरल रेखीय होगा, सरल रेखीय होगा। जबकि देखो ये सरल रेखा है क्या, नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, यानी 90 डिग्री पर कंपन करता है। अगर आपको क्वेश्चन में खोजना पड़े प्रकाश कैसा तरंग है तो कहिएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब 90 डिग्री पर कंपन करे, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। अगर कह देगा ध्वनि कैसा तरंग है, ध्वनि कैसा तरंग है तो कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब कैसा तरंग है, सीधा तरंग है। सीधा तरंग है मतलब कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। सीधा तरंग है मतलब कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, कितना पर, 90 डिग्री पर। लेकिन कैसे गमन करता है, अगर ऑप्शन में सरल रेखीय रहे तो मार दीजिएगा। और ध्वनि अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा है, सीधा मतलब 0 डिग्री पर कंपन करता है। हेलो 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 हेलो। चलो तो अब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है दोस्त। इसका वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसका वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। मजाक में एकदम नहीं लेना। इसका 1 डिग्री सी ताप बढ़ाओगे 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ता है। 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ता है, एकदम ध्यान रखिएगा। 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ता है। अगला 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 रे भाई अगला, दर्पण परावर्तन हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करता है। दर्पण में एगो चीज देखे हो, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है बताओ तो। दर्पण जिसके पिछवाड़े में पेंट किया हुआ हो वो दर्पण आपके पास होगा, देखिएगा पीछे पेंट किया होगा। और लेंस चश्मा जकर आर पार दिखाई दे।
दर्पण में आर पार नहीं दिखाई देता, ओकरा कहते हैं दर्पण। एक साइड से पेंट रहता है। लेंस जकर आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? लेंस। लेंस की क्षमता होती है, दर्पण की क्षमता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जो कहते हैं ना इतना डायोप्टर का चश्मा है, तो लेंस की क्षमता होती है, दर्पण की नहीं होती है। कहते हैं दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण परावर्तन से नहीं। हम भी आपको देख पाते हैं, अगर कहेगा मनुष्य को देख पाते हैं या किसी वस्तु को देख पाते हैं, मनुष्य को देख पाते, मनुष्य को देख पाते किस घटना के द्वारा? एक ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन। बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर? आइए देखिए, दर्पण के पीछे पेंट जो किया हुआ होता है, सबसे अच्छा इसको कहते हैं परावर्तक सतह पर जो पेंट होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3 का पेंट होता है, और ये सबसे अच्छा परावर्तक है, ये सबसे अच्छा परावर्तक है, ये सबसे अच्छा परावर्तक है, ये सबसे अच्छा परावर्तक है। मनुष्य को देख पाते हैं परावर्तन के सिद्धांत पर, मनुष्य को देख पाते हैं परावर्तन के सिद्धांत पर। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण में चूंकि आर पार हो जाता है तो प्रतिबिंब देख पाते, चश्मा में कहां देख पाते हैं हम खुद को? तो दर्पण में एक साइड से कलई किया होता है तो परावर्तन हो जाता है, लेंस में आर पार हो जाता है तो आर पार होना अपवर्तन है, लौट के आ जाना परावर्तन है, अगर आप पढ़े होंगे तो मनुष्य को देख पाते हैं परावर्तन के द्वारा। सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? सिल्वर नाइट्रेट। देखिए रोड पर का जो आप 10 टका में दर्पण खरीदिएगा ना, उसके पीछे पे पेंट किया हुआ रहता है एकदम ब्रश लेके। अब वही हर चीज वगैरह का बढ़िया वाला दर्पण जब आपका ब्याह होगा तो मिलेगा, तो उस पर सिल्वर नाइट्रेट का कवर चढ़ाया हुआ होता है, सिल्वर नाइट्रेट का कवर चढ़ाया हुआ, देखिएगा एकदम चम चम आप दिखिएगा। आई तो जो घर में आपके होगा इसे से पोछिएगा तब इसे देखिएगा तो थोड़ा बहुत जल फैलाएगा, थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन कभी आप महंगे दर्पण में अपने आप को जाके देखिएगा, एकदम चमचमाता हुआ आप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सबसे अच्छा परावर्तक है इसीलिए। तो आपको एक बात बताइए, अगर कहेगा दर्पण में क्या होता है, एक ऑप्शन है परावर्तन, देखो ये बड़ा डीप का क्वेश्चन है दोस्त मेरे। दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, देखें के मार पाता है, अभी तुरंत बता भी रहे हैं हम, एकदम बहुत टफ नहीं लेना है दोस्त मेरे पढ़ाई को। दर्पण में क्या होता है जल्दी बता, परावर्तन या अपवर्तन? दर्पण में परावर्तन या अपवर्तन? दर्पण 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 में होता है परावर्तन, और याद रखना लेंस में होता है अपवर्तन। क्यों? क्योंकि लेंस में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर जाता है, और यहां तो भैया प्रकाश एक तरफ से कलई किया हुआ है तो पार नहीं करेगा, तो यहां परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। और पीछे में किसका परत? सिल्वर नाइट्रेट का। हम तुमको देख पाते हैं किस घटना के द्वारा? परावर्तन के द्वारा। हम तो A to Z जनरल कंपटीशन का जो आसपास की चीजें वो सब बताते हुए चलेंगे। आगे बता दो, अगला अगला अगला। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा, देखो ये चलाई पूछता था पहले, इस सूची छिद्र कैमरा यही है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखो तो कैसा है, ये वास्तविक है, वास्तविक है, और वास्तविकता ही उल्टी होती है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देख लो वास्तविक उल्टा है, ई पेड़ ऐसा है, ई पेड़ ऐसा, सूची छिद्र कैमरा ऐसा ही होता था, पुराने जमाने में होता था ये। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कैसा प्रतिबिंब, तो लड़का को तो अरे बाप रे कहां से आ गया, कहां से पूछ दिया? एनसीईआरटी से पूछा है दोस्त मेरे। वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जब आप आगे जाइएगा ना तब आप रिएक्शन सब देखिएगा, लगेगा अरे बाप रे बाप, यही इसीलिए तो ये पूछता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वास्तविक उल्टा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। जैसे हम कल्पना करते हैं, आहा काश हम नरेंद्र मोदी होते, काश हम लालू यादव होते, काश हम नीतीश कुमार होते, काश हम तेजस्वी यादव होते, काश हम प्रशांत किशोर होते, मतलब एक बात कह रहे हैं। हम लोग ये इमेजिन करते हैं, लेकिन हम लोग हैं क्या? नहीं है, नहीं है भाई मेरे। तो इसका मतलब वो कल्पना हमेशा हमारी सीधी होती है, लेकिन वास्तविकता उल्टी होती है। तो वह कहीं पर भी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा। काल्पनिक कभी हम लोग ये इमेजिन करते काश हमको कोई मार रहा होता, कल्पना हम कभी नहीं करते ऐसा। हम सोचते काश हमको हमारी कोई तारीफ कर रहा होता। तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। आ जाओ इधर। अभी दोस्त मेरे पढ़ाने के नाम पे कोई नहीं मिलेगा, सब गायब। 2-4 लोग हैं दोस्त मेरे जो पढ़ाते हैं, बाकी सब गायब। लेकिन एसके झा का नाम लेके जीना है तो सबको जीना है, एकदम नाम लेके खट से वीडियो बना देगा,
देखिए एस के झा सर ने के बारे में ये क्या बोला, वो क्या बोला, नौ क्या बोला, सबको पता है भाई। दो चार टीचर हैं, उनके नाम पे वीडियोस बना लो, व्यूज तो आ ही जाएंगे। मैं सब सारे टीचरों से कहता हूं, सभी लोगों से कहता हूं, आप पॉजिटिव काम करिए और तभी वो व्यूज आपके लिए सही होगा। और किसी को बदनाम करके जो आप व्यूज लाते हैं वो आपके पास परमानेंट कभी नहीं रहेगा। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि पढ़ाइए, पढ़ा के मेहनत करके कुछ कमाया जा सकता है। दोस्त मेरे 13 साल इस कैरियर को दिए हैं पढ़ाई में, पढ़ा रहे हैं 12.5 पौने 13 साल से पढ़ा ही रहे हैं, और रेगुलर 14 घंटा पढ़ा रहे हैं, और ये कोई हमसे छीन नहीं सकता है। अभी क्या हो गया है भैया, उससे पैसा ले लो इसको डिफेम कर दो, इससे पैसा ले लो उसका नाम खराब कर दो, जकरा इससे पैसा लो तो उसका नाम खराब कर दो, या किसी को आगे बढ़ना है तो किसी का नाम ले लो, 4-5 टीचर है उसका नाम ले लो, व्यूज तो आ ही जाएंगे। एक बच्चा मेरे पास आया दोस्त मेरे, वो कहता है कि सर जानते हैं हम ट्रेड में फेल हो गए, आप ही का कोर्स लिए थे। हम बोले इधर आओ, बुलाए उसको, तो बोले एक बात बताओ, 4 गो चैप्टर का नाम खाली हमको बता दो। तो कहता सर कोर्स तो लिए थे लेकिन पढ़े नहीं। तो मेरा कोर्स ले लीजिएगा, हम की हैं, हम भगवान हो गए हैं कि मेरा कोर्स ले लीजिएगा आप पास कर जाइएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप 2 दिन पढ़िएगा 4 दिन छोड़ दीजिएगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बच्चा की कहता और किसी मास्टर का नहीं लड़ा है, आज हम वीडियो भी बनाए हैं, एनसीईआरटी से आया। अरे भाई पूरी एनसीईआरटी का ओरिजिनल लाइन पढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, तब होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। कहते हैं साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में क्या आता है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आ जाओ इधर, छोड़ो इन सब बातों। कभी कभी चला बुरा लगता है कि मेरा नाम लेके वीडियोस बनाओ, 4-5-10 टीचर हैं पटना में या भारत में 10 टीचर हैं जिनके नाम पे एकदम व्यूज आना ही आना है, वही काम में सब लग गए हैं, खाली ये निगेटिव फैलाओ। हम तो कहते हैं भाई पढ़ाओ, पढ़ाओ खड़े होकर के, तब देखो। आप बच्चों, आपसे भी कहते हैं सिर्फ इसको उठाओ। मेरे चैनल पे जितना सेलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो पड़ा हुआ है ना, सारा चैनल का मिला के 2 से गुना कर दोगे तो नहीं पूरेगा। सारा चैनल ले लो और 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा दो तो जे कह दो। कहते हैं विद्युतीय सेल में विद्युत एक स्रोत है। देखो कभी कभी क्वेश्चन जब पूछता है तो क्या पूछता है, विद्युत का स्रोत कौन है? ध्यान देना, हमारे नजर में विद्युत का स्रोत अगर आपको पूछेगा, विद्युत का स्रोत 2 गो है दोस्त मेरे। एक तो सेल है, आप कहिएगा सेल, आईसी को बैटरी कहते हैं, आप कहिएगा सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? हम लोग क्या कहते हैं ना, ऐसे उठाते हैं, एकरा कह देते हैं दोस्त मेरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको हम लोग कह देते हैं कि ई बैटरी है, नहीं है बैटरी, ई सेल है। अब जब ये एक दूसरे के साथ आ जाएगा तब बैटरी है। एक होता सेल और एक से अधिक तो बैटरी। अकेले अभी क्या है? सेल है। एक से अधिक है तो क्या है? बैटरी है। 2 गो है, 4 गो है तो कहेंगे बैटरी है, 1 गो है तो कहेंगे सेल है। तो कहते हैं सेल या बैटरी और जनरेटर। अब जनरेटर में भी दोनों जनरेटर, एगो एसी जनरेटर भी और एगो डीसी जनरेटर भी। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। आप देखिएगा साइकिल वगैरह में जो जनरेटर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डायनामो लगल है। ट्रैक्टर में जो जनरेटर होता है उसको कहते हैं डायनामो लगल है। जबकि छोटा जनरेटर जो होगा, जनरेटर का छोटा रूप, उसका नाम है डायनामो। जैसे कोई लड़का प्यार करने लगता है तो उसका नाम हो जाता है आशिक, तो क्या वो लड़का नहीं है? तो डायनामो एक प्रकार का जनरेटर है लेकिन साइज में छोटा है। हम लोग साइकिल में लगाते थे डायनामो रोशनी के लिए, कहते थे अरे डायनामो खराब हो गया। अरे भाई वो भी एक प्रकार का जनरेटर है। जनरेटर उससे कहते हैं जो जनरेट करता है। बीपीएससी में पिछले साल पूछा डायनामो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? लड़का कहता सॉरी क्या पूछ दिया, हम लोग तो पढ़े थे जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनामो कहां से आ गया सर? डायनामो छोटे जनरेटर को कहते हैं। पिछले साल का बीपीएससी का क्वेश्चन पलट के देखना, मिल जाएगा। कहते हैं विद्युत का एक स्रोत है सेल और बैटरी और जनरेटर। जनरेटर में भी 2 गो, एसी और डीसी। एसी और क्या? डीसी। ये 2 चीजें जो है विद्युत परिपथ के स्रोत हैं। ये 2 चीजें विद्युत परिपथ के क्या हैं दोस्त मेरे? स्रोत हैं। अगला में आ जाओ, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट। ध्यान से देखना,
ये विद्युत बल्ब है, इसका क्वेश्चन क्या क्या पूछता है ध्यान से देखना। विद्युत बल्ब का में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। क्वेश्चन इसका देखो क्या पूछता है। ये जो आप देख रहे हो, ये ललका ललका फिलामेंट जो आपका जल रहा है, ये होता है टंगस्टन का। ये किसका होता है दोस्त मेरे? टंगस्टन का होता है। और इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक एंड गलनांक, क्वथनांक एंड गलनांक उच्च होता है। और इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध भी उच्च होता है। इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि भैया फिलामेंट तो गर्म हो जाता है, लेकिन फिलामेंट को जो पकड़ने वाला ये तार है ना, ये जो तार है ना, ये गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्त मेरे? कम होता है। प्रतिरोध कम होगा। एक बात बताओ, हमारे कोई विरोध कर देगा तो हम गर्मा जाएंगे? तो भैया एक प्रतिरोध विरोध कम है तो कम गर्म होता है। कम तार का प्रतिरोध कम होता है तो कम गर्म होता है। ये जो फिलामेंट है, मेन फिलामेंट, इसका प्रतिरोध उच्च है तो ये ज्यादा गर्म होता है। क्योंकि इससे भी फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और आई स्क्वायर आर टी किसने दिया था दोस्त मेरे? जूल ने दिया था। इसने कहा था कि अगर विरोध करोगे तो ऊष्मा जनरेट होगा। आप ही का कोई विरोध कर देता तो क्या हो जाता है? आप गर्म हो जाते हैं। तो दोस्त मेरे, अगर ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है टंगस्टन का, तो प्रतिरोध इसका उच्च होता है। अब प्रतिरोध जब उच्च हो ना, प्रतिरोध जब उच्च होता है तो ज्यादा गर्म होता है। ये जो देख रहे हो आप, ये इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए कम गर्म होता है। क्वेश्चन रहता है कि फिलामेंट अधिक गर्म होता है और उसको पकड़ने वाला तार कम गर्म होता है। कम गर्म होता है, ऐसा क्यों? कहेंगे उसका प्रतिरोध कम होने के कारण, प्रतिरोध कम होने के कारण हीट कम होता है। प्रतिरोध कम होने के कारण क्या कम होता है दोस्त मेरे? हीट कम होता है। अगला अगला अगला, प्रतिरोध को पकड़ने वाले तार का प्रतिरोध कम होता है और इसलिए यह कम गर्म होता है। यह बात जूल ने कही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टंगस्टन के तार का प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो भैया वो ज्यादा गर्म होता है। विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। देखो, पिंड दो प्रकार का होता है। पिंड दो प्रकार का होता है। एक होता है दीप्त, एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त। दीप्त जिसकी खुद की रोशनी हो, जिसकी खुद की रोशनी हो, जिसकी खुद की रोशनी हो। अदीप्त जिसकी खुद की रोशनी ना हो। अदीप्त जिसकी खुद की रोशनी ना हो, खुद की रोशनी ना हो। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। जुगनू क्या है? देखें कौन कौन बना पाता है। एकदम सिंपल है। एक है दीप्त, एक है दीप्त, एक है दीप्त, एक है दीप्त, दूसरा है अदीप्त। बताओ जल्दी, जुगनू क्या है? दीप्त है या अदीप्त है? जुगनू क्या है? दीप्त है या अदीप्त है? जुगनू क्या है? दीप्त की अदीप्त? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? देखो कौन कौन बता पाता है। जुगनू क्या है दोस्त मेरे? दीप्त है कि अदीप्त है? जुगनू क्या है? जल्दी बता, दीप्त है कि अदीप्त है? देखें कौन कौन बता पाता है। जुगनू क्या है दोस्त मेरे? दीप्त की अदीप्त? जल्दी बता। जुगनू की अगर हम बात करें, जुगनू दीप्त है, उसकी खुद की रोशनी होती है। जिसकी खुद की रोशनी हो, एक एग्जांपल ले लो, सूर्य। जुगनू, जुगनू को बायोलॉजिकल सोर्स भी आप कह सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल ले लो, चांद। चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, यह दूसरों से रोशनी लेकर चमकता है। इसमें आओगे तो इसमें बल्ब भी है। ये बल्ब जो है ये दीप्त है। ट्यूबलाइट जो है इसकी खुद की रोशनी है। बल्ब या ट्यूबलाइट इसकी खुद की रोशनी है। बल्ब या ट्यूबलाइट इसकी खुद की रोशनी है, इसको दीप्त कहते हैं। जिसकी खुद की रोशनी हो, सूर्य, जुगनू। अदीप्त जिसकी खुद की रोशनी, जिसकी खुद की रोशनी ना हो, जैसे चांद, इसकी खुद की रोशनी नहीं है, अदीप्त है। ये अदीप्त है, इसकी खुद की रोशनी है। चांद सूर्य से रोशनी लेकर चमकता है। और दीप्त हो गया जिसका खुद का रोशनी हो, सूर्य, जुगनू, ये दीप्त है।
इसकी खुद की, जुगनू की भी खुद की रोशनी है, किसी से रोशनी लेकर नहीं चमकता। अगला आजा दोस्त मेरे, अगला क्या कहता है, स्विच। स्विच देखो, इस स्विच के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये स्विच है। स्विच के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्विच क्या है। सर्किट को बंद करता है, कहिएगा हाँ। चालू करता है, जी हाँ। सर्किट को पूरा करता है, जी हाँ। तीनों काम करता है। किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। देखो लड़का इस स्विच को बड़ा आसान लेता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। स्विच जो है ये चालू भी करता है परिपथ को, बंद भी करता है और पूरा भी करता है, पूरा भी करता है। और दूसरा किस क्रम में लगा होता है दोस्त मेरे, श्रेणी क्रम में लगा होता है। स्विच जो है, स्विच की अगर हम बात करें तो किस क्रम में लगा होता है, ये चालू भी करता है, बंद भी करता है, पूरा भी करता है, श्रेणी क्रम में। जिनको नहीं दिख रहा है लिख लीजिए, चालू भी करता है सर्किट को। देखो सर्किट को चालू कर दिया, बल्ब जलने लगा, चालू है अभी, अब हटा लेगा तो बल्ब ऑफ हो गया। और सर्किट को पूरा भी कर देता है। किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में दे देगा। लड़का मारता है स्विच जो है सिर्फ चालू करता है, नहीं भाई वो बंद भी करता है। चालू तो बल्ब को चालू भी करता है, बल्ब को बंद भी करता है, परिपथ को खोलता भी है, परिपथ को बंद भी करता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ में तोड़ना अथवा पूरा करता है। देखो क्या लिखा है, प्रारंभ करने के लिए, प्रवाह को रोकने के लिए भी और प्रारंभ करने के लिए। यही क्वेश्चन पूछा था, बच्चा बोला कहां से क्वेश्चन आ गया गुरुजी। रोकता भी है, परिपथ को तोड़ता भी है। देखो बंद भी करता है, बंद हो गया, जोड़ भी देता है। अब परिपथ को पूरा भी करता है। किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। किस क्रम में लगा होता है दोस्त मेरे, श्रेणी क्रम में लगा होता है। आ जाओ अगले पर, कहता है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत का चालक कहते हैं। सबको पता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे विद्युत चालक कहते हैं। लेकिन राम झोल है दोस्त मेरे, ये ध्यान से समझिएगा। जकरा से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे चालक, और जकरा से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अब ध्यान से देख लो बढ़िया से, पदार्थ दो प्रकार का, पदार्थ दो प्रकार का होता है, सबको पता है, चालक, चालक, कुचालक। वैसे पदार्थ तीन प्रकार का, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक जिससे धारा का प्रवाह हो, और कुचालक जिससे धारा का प्रवाह न हो। अब ध्यान से देखना, चालक जिससे धारा का प्रवाह हो, कुचालक जिससे धारा का प्रवाह न हो। अब ध्यान से देखना, चालक जिससे धारा का प्रवाह हो, एक एग्जांपल में देखो कौन कौन है जो आप नहीं जानते। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद धातु जतना है, इस सब में धारा का प्रवाह होता है। कुचालक का मेनली लिस्ट जान लो, पोर्सलीन, पोर्सलीन जिससे हम लोग तार वगैरह जो लगाते हैं, जिस पर जो पोल पर नहीं देखते लाल वाला रहता है जिस पर तार रखा रहता है, पोर्सलीन। अब्रक, ये ध्यान रखना, अब्रक को ही माइका कहते हैं। रबर, रबर। उसके बाद ले लो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इधर आओगे अम्ल, क्षार, पोर्सलीन, अब्रक, रबर, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन। आ जाओ इधर, ये सब पूछेगा। आसूत जल, शुद्ध जल। प्लास्टिक तो सब जानता है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं। आप देखो यहां तुमको ध्यान कहां कहां देना है। एक तो अब्रक पर देना है, क्यों देना है, ये आयरन में यूज होता है, विद्युत का कुचालक है। पोर्सलीन पर देना है, विद्युत का कुचालक। रबर सब जानता है। कार्बोहाइड्रेट पर देना है, जितना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज है, ये सब आयनीकृत नहीं होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब ये आयन बनाएगा, और ई जो है अर्ध कुचालक, ये आयन नहीं बनाता है, और आयन नहीं बनाएगा धारा का प्रवाह नहीं होगा। ध्यान से देखो, चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो और आयन बनाए, कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह ना हो और आयन भी ना बनाए, आयन भी ना बनाए, आयन भी ना बनाए, आयन भी ना बनाए। और ये विद्युत अपघट्य है, धातु, अम्ल और क्षार, ये चालक है। धातु हो गया, विद्युत अपघट्य हो गया, अम्ल, क्षार, ये चालक है। और ये आयन बनाएगा, प्लस माइनस बनाएगा, जिसके कारण धारा का प्रवाह होगा। कुचालक, ये धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये आयन भी नहीं बनाएगा। पोर्सलीन, अब्रक, रबर, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आ गया तुम्हारा अल्कोहल वगैरह। आसूत जल, शुद्ध जल और प्लास्टिक, ये सब आयन नहीं बनाता है। जो आयन नहीं बनाएगा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आयन बनाना मतलब प्लस और माइनस का होना,
आयन बनाना मतलब प्लस और माइनस का होना। वो कौन बनाएगा? चालक बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्त मेरे? आयन कौन बनाता है? चालक बनाता है। आयन कौन बनाता है? चालक बनाता है आयन। कुचालक आयन नहीं बनाता है। कुचालक आयन नहीं बनाता। ये सब देख लो, ये छुपा हुआ कुचालक है। पोर्सलिन, अब्रक, रबर, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, आसुत जल, शुद्ध जल, प्लास्टिक, ये छुपा हुआ हाइड्रोकार्बन है। छुपा हुआ हाइड्रोकार्बन है। जो बच्चे दोस्त मेरे लेट से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी की कक्षा डेली 9:45 में होती है। मात्र 45 मिनट से 50 मिनट की कक्षा होती है, रात में डेली होगी ये। दुर्गा पूजा में 9 दिन स्पेशल क्लास है आपके लिए, और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्त मेरे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। किसके बारे में? चलो पढ़ ही लेते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म भी होगा। मैग्नेटाइट क्या है? नहीं, इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। प्राकृतिक चुंबक जब दोस्त मेरे कह दिए हैं एनसीईआरटी का ओरिजिनल है, किताब कभी खोल के देखना, किताब पलटोगे ना एनसीईआरटी ओरिजिनल उसमें मिल जाएगा। एक कंप्लीट आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो एक लिखा हुआ है यहां पर, हर चैप्टर में आपने क्या सीखा और उसी को पढ़ा रहे हैं। ओरिजिनल लाइन, कोई फेक फाक नहीं, ओरिजिनल। ये नहीं आधारित भी नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी। लेकिन दोस्त मेरे अभी तो क्लास 6 में है, 6 to 10 आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा दिक्कत होगा, अलग से भी 9 दिन में नहीं खत्म होगा, 11 दिन में होगा, लेकिन कंप्लीट करेंगे। हमको लगता है हम लोग क्लास 7 की ओर शायद मूव कर गए हैं। अब कल तक में हमको लगता है क्लास 7 भी हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। हाँ देखो, क्लास 7 बस कल 15 मिनट पढ़ाएंगे, क्लास 7 में घुस जाएंगे। बच्चे कह रहे होंगे सर 3 दिन हो गया खत्म, कल 15 मिनट पढ़ाएंगे, क्लास 7 में घुस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और देखो दोस्त मेरे, आज जो हमने पढ़ा है इसको आत्मसात करना होगा और एकदम आपको रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा। जैव निम्नीकरणीय जो सड़ जाए, जैव अनिम्नीकरणीय जो ना सड़े, जैविक पदार्थ जेकरा में जान हो, अजैविक पदार्थ जेकरा में जान ना हो, कचरा का निपटान भस्मीकरण सबसे खराब विधि है। एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। पदार्थ चालक, चालक में आयन होगा, इसी के कारण धारा का प्रवाह होगा। कुचालक में आयन नहीं होगा, इसलिए उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब्रक कुचालक है, पोर्सलिन कुचालक है, कार्बोहाइड्रेट कुचालक है, हाइड्रोकार्बन कुचालक है, ये आसुत जल कुचालक है, शुद्ध जल कुचालक है, वर्षा का जल कुचालक है। सुचालक में एक जो आप नहीं जानते हैं, जानिए विद्युत अपघट्य सुचालक। और ये जो अभी पढ़ रहे हैं इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। 9th में जाइएगा तो फिर यही चीज मिलेगा, तो वहां फिर से रिकॉल करेंगे, तब जाके आपके दिमाग में एडजस्ट होगा। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे देखे और हमारे दिमाग में सब घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप फिर 9th में जाइएगा तब जाके फिर जब ये चीजें आएंगी, चुंबक चैप्टर, 10th में जाइएगा चुंबक चैप्टर आएगा, तब रिकॉल करेंगे। अभी तो बेसिक क्लास 6 अभी हम पढ़ा रहे हैं, कल से क्लास 7 स्टार्ट होगा, अभी तो बेसिक चल रहा है। जैसे ही आप 7th और 8th में जाइएगा यहाँ मॉडरेट चलेगा, और जैसे ही आप 9th एंड 10th में जाइएगा, मात्र हमको लगता है 15-16 पन्ना का नोट्स है, ये फिर टफ में जाएगा। जो बच्चा ये 6, 7, 8 नहीं करेगा उसको फिर 10th में बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, अन्यथा 9, 10th आपको बहुत बच्चा जैसा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए। इसी हौसले और इसी जोश के साथ नवरात्र के 9 दिन हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और कल जो 300+ क्वेश्चन में जो आज क्लास नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, मेरा कल 9 बजे हमारी क्लास लगेगी। मिलेंगे हम 300+ वाले बैच में 9 बजे ऐप पर, जिनका भी क्लास है। थैंक यू वेरी मच।